हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, मेरा नाम आकाश। मेरे प्यारे बच्चे, जितने बच्चे 3 मार्च को पेपर देने वाले हैं सामाजिक विज्ञान का, उनके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर साल पूछे जाने वाले प्रश्न मैं आप लोगों को बताने वाला हूं इस वीडियो में। ठीक है, जैसा कि देख पा रहे हैं 2016, 17, 18, 20, 22 जितने भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्न मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ। ठीक है, सारे प्रीवियस ईयर पेपर पर। ठीक है, और सारे प्रीवियस ईयर पेपर से एक क्वेश्चन में लिया हूँ और उसके सोल्यूशन के साथ आप लोग कराना हो। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलिए देखते हैं। हुआ। और ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2016 में, 17 में, 18 में, 20 में, 22 में। ठीक है, ये लगातार पूछा गया है और एनसीईआरटी का प्रश्न है कि जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ। देखिए उत्तर कैसे लिखेंगे, इसका पूरा का पूरा सलूशन देखने वाले हैं। राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यम वर्गीय जर्मन लोगों में काफी व्याप्त थी। जो राष्ट्रवादी भावना था वो मध्यम वर्ग के जो जर्मन लोग थे उनमें बहुत ही काफी व्याप्त थी। उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था। अलग अलग इलाकों को उसने जोड़कर एक संसद शासित राष्ट्र बनाने का प्रयास किया था। और मगर इस पहल को राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर क्या किया, दबा दिया। उनका प्रशा के बड़े भूस्वामियों ने भी समर्थन किया था। और उसके बाद प्रशा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का पूरा नेतृत्व संभाल लिया। और उस समय मुख्यमंत्री थे कौन, ऑटो वन बिस्मार्क। और इस प्रक्रिया को उनको जनक माना जाता है। ठीक है, और जिसने प्रशा की सेना और नौकरशाही की मदद ली। और 7 वर्ष के दौरान क्या किया उन्होंने, ऑस्ट्रिया और डेनमार्क और फ्रांस, ठीक है, फ्रांस से 3 युद्धों में, ठीक है, लगभग कितने युद्धों में, 3 युद्धों में प्रशा की जीत हुई। ठीक है, तीनों युद्ध उन्होंने क्या किया, जीत लिया। और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। कब, जनवरी 1871 में वर्सराय में हुए एक समारोह में प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जर्मन का सम्राट घोषित किया गया। और इस तरह 1871 में आपका जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। तो देखिए आप लोगों का ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार आप लोगों को याद करना पड़ेगा। इसकी कोई ट्रिक वगैरह है नहीं। ठीक है, इसी तरह आप लोगों को लिखना पड़ेगा। और इसमें से जो जो मैं हाईलाइटेड में पॉइंट किया हूँ उसको आप दिमाग में आप इंक्लूड कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। यही पॉइंट लिखकर और बीच में अपने से बनाकर लिख लीजिएगा। यही तरीका होता है सामाजिक विज्ञान का याद करने का। नहीं तो आप, लगता है आपको कि वो याद कर पाएंगे, आप कभी नहीं याद कर पाएंगे। कहानी जैसा रिलेटेड करके आप याद करो। जो जो मेन पॉइंट है उसको याद करो और उस मेन पॉइंट को हाईलाइटेड कर देना, एग्जामिनर आपको नंबर दे देगा। यही तरीका होता है इसका याद करने का। ठीक है, तो पहला प्रश्न यहाँ पे हमने पूरा कंप्लीट करा दिया। चलो दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखो दूसरा प्रश्न 2019 में, 20 में, 21 में, 22 में प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न ये था कि ऑटो वन बिस्मार्क कौन था, वह क्यों प्रसिद्ध है। अब जानेंगे हम लोग ऑटो वन बिस्मार्क के बारे में कि कौन था वह, क्यों प्रसिद्ध था वह। तो देखो ऑटो वन बिस्मार्क जर्मन साम्राज्य का प्रथम चांसलर होने के साथ साथ तत्कालीन यूरोप का प्रभावशाली नेता भी था वह। ठीक है, और जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की प्रमुख भूमिका थी। उन्होंने 1870 तक बिस्मार्क ने अपनी रक्त और लोहे की नीति से अपने देश की राष्ट्रीय एकता के लिए जीत हासिल की थी। ठीक है, 1870 तक उन्होंने अपने जी जान पे, अपने दम पे उन्होंने देश राष्ट्रीय एकता के लिए जीत हासिल की थी। और 1871 से लेकर 1890 तक बिस्मार्क जो था राज्य के मामलों में सर्वोच्च शिखर पर था। और 1890 में उसने अपने पद से क्या किया, त्याग पत्र दे दिया। ठीक है, तो यह था आटवान बिस्मार्क कौन थे और क्यों प्रसिद्ध थे, पूरी की पूरी थ्योरी हमने इसमें लिख रखा है। और जो जो मेन पॉइंट है उसको मैंने हाईलाइटेड किया, यही पॉइंट आपको याद करना है। ठीक है, बाकी अपने बीच में कहानी नुमा याद कर लीजिएगा, इसी तरह रिलेटेड करके आप एग्जाम लिख दीजिएगा। ठीक है, नहीं तो अगर पूरा का पूरा याद कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलो तो बता दिया हमने। क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पे नोट कर लेना, अच्छी तरीके से पूरा दिख रहा होगा आप लोगों को, बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है। चलो अब क्वेश्चन नंबर हम बढ़ेंगे तीसरे की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, क्वेश्चन नंबर तीसरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान से पढ़ो कि रॉलेट एक्ट क्या था, उसका विरोध कैसे किया गया, क्या परिणाम हुआ। देखो 2013 में, 15 में, 17 में, 18 में, 20 में, 22 में, 100% 2023 में किया आएगा। ठीक है, लिखित है, क्योंकि ये प्रश्न ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रोलेक्ट एक्ट क्या था, उसका विरोध कैसे किया गया और क्या परिणाम है। चलिए पूरा का पूरा थ्योरी देखेंगे हम लोग। पहले हेडिंग आप डालोगे रोलेक्ट एक्ट, पहले जानेंगे कि रोलेक्ट होता क्या है। देखो रोलेट एक्ट 1919 ईस्वी में पारित एक ऐसा कानून था जिसमें भारतीयों पर किसी तरह के मुकदमे को चलाए बिना शंका के आधार पर गिरफ्तार कर 2 साल तक जेल में बंद किया जा सकता था। मतलब रोलेट एक्ट में यह था कि अगर आपने गलती किया या नहीं किया, लेकिन यहाँ पे शंका हो गया कि आपने किया होगा, तो शंका के आधार पे आपको गिरफ्तार करके 2 साल तक जेल में बंद कर दिया जाता था रोलेट एक्ट के तहत। कब स्टार्ट हुआ था, 1919 में। ठीक है, देखो इसका परिणाम क्या हुआ,
हेडिंग डालेंगे, उसमें परिणाम भी पूछा था, विरोध भी पूछा था, ठीक है। तो परिणाम हेडिंग डाल के लिखेंगे, अंग्रेजों ने राष्ट्रवादियों पर दमन शुरू करने के साथ मार्शल लॉ लागू कर दिया और 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। परिणाम इससे यह हुआ कि जो अंग्रेज थे राष्ट्रवादी, वो किसी पे भी आरोप लगा के और उसको जेल में बंद कर देते थे, और उसके साथ साथ मार्शल लॉ लागू कर दिया, और उसी समय परिणाम ये हुआ कि 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्या जो कांड हुआ, ठीक है, इसके स्वरूप रोलेक्टेड के। और इसका विरोध कैसे किया गया था, हेडिंग आप डालोगे विरोध, कि भारत में लोगों द्वारा रोलेक्ट एक्ट का विरोध निम्न प्रकार से किया गया था। किस किस प्रकार से किया गया था, तो देखो पहला ये था कि विभिन्न शहरों में रैली जुलूसों का आयोजन किया गया। जब इसका विरोध किया गया रोलेक्ट एक्ट का, तो बहुत अलग अलग शहरों में रैली निकाली गई, जुलूसों निकाला गया इसके विरुद्ध में कि इसको बंद किया जाए, ठीक है। और दूसरा ये था कि रेलवे वर्कशॉप में कामगार हड़ताल पर चले गए, जो रेलवे कर्मचारी थे वो सब हड़ताल पे चले गए थे, ठीक है। और तीसरा जो तरीका था कि कई शहरों में दुकानदारों ने दुकान बंद करके अपना विरोध जताया। बहुत बड़े और अच्छे अच्छे शहर में, जो बड़े बड़े शहर थे और बहुत सारे शहर में जो दुकानदार थे, वो दुकानदार बंद करके अपना इसका आंदोलन का विरोध किया, ठीक है, रोलेक्ट एक्ट को हटाने के लिए। तो देखो निम्न तरीके थे रोलेक्ट एक्ट को हटाने का, ठीक है। और इसका विरोध किस प्रकार किया गया, 3 तरीके से हमने विरोध लिख दिया। आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। चलिए नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, रोलेक्ट एक्ट वाला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखते हैं। देखो अगला प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है प्रश्न, कि 1929 की महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। 2014 में, 15 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 22 में प्रश्न पूछा गया है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कि 1929 की जो महामंदी हुई थी, उस पर भारत पे क्या प्रभाव पड़ा। और लगातार ये प्रश्न पूछा जाता है, इस बार भी 100% पूछा जाएगा, तो इसको तैयार करना। देखो उत्तर कैसे लिखेंगे यहाँ पे, कि वैश्विक मंदी, चाहे उसे महामंदी की है या वैश्विक मंदी, ठीक है, 1929 ने, 1929 में ही तो हुआ था मंदी, तो वैश्विक मंदी 1929 ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव डाला। कैसा प्रभाव डाला, व्यापक प्रभाव डाला। 1928 से लेकर 1934 ईस्वी के बीच भारत का जो व्यापार था, भारत के व्यापार में तो आयात निर्यात में 50% की गिरावट दर्ज की गई। 1928 से लेकर 1934 के बीच कितना, 50% गिरावट दर्ज की गई, ठीक है, भारत के व्यापार पे। गेहूं की कीमत जो थी 50% गिर गई। एक और जहां कृषि उत्पादों की कीमत तेजी से नीचे गिर रही थी, वहीं सरकार ने लगान में छूट देने से मना कर दिया, ठीक है। विश्व बाजार के लिए उत्पादन, देखो उत्पादन करने वाले किसानों पर मंदी की मार अधिक घातक थी। कह रहा कि जहां पे 50% यहाँ पे जो गेहूं की गिरावट थी वो गिर गई, वहीं कृषि उत्पादों की कीमत में भी तेजी से गिरावट हुई, और विश्व बाजार के लिए उत्पादन करने वाले किसानों की मंदी की मार जो है अधिक घातक थी। देखो टाट की निर्यात बंद होने से पटसन की कीमतों में 60% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई, और मंदी के इन्हीं वर्षों में भारत कीमती धातु सोने के निर्यात करने लगा। तो देखो ये 1929 में जो आर्थिक महामंदी आई थी, तो भारत पे बहुत सारा इफेक्ट दे के गई, जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ठीक है। पूरा का पूरा यहाँ पे गिरावट ही हो गई पूरे के पूरे कृषि विभाग में। जैसे गेहूं की कीमत 50% गिर गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बिजनेस आयात निर्यात 50% गिर गए, 60% से अधिक गिरावट दर्ज की गई उसके पटसन में, ठीक है। टाट निर्यात बंद कर दिया गया, मजबूरी में उन लोगों को जो महंगी धातु थी सोने की, उसका निर्यात करना पड़ा उन लोगों को, ठीक है। तो ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको किसी कीमत पे याद करना पड़ेगा इस प्रश्न को, ठीक है। चलिए ये भी प्रश्न क्लियर हो गया, तो हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। देखो अगला प्रश्न ये है कि ब्रेटन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है, इसका क्या उद्देश्य था। अब हम जानने वाले हैं कि ब्रेटन वुड्स समझौता था वो क्या था और इसका उद्देश्य क्या था। 6 नंबर के लिए प्रश्न पूछा जाता है, 2016 में, 17 में, 20 में, 22 में प्रश्न पूछा गया है, 2023 में भी आने वाला है, ठीक है। तो इसको याद कर लेना कि ब्रेटन वुड्स समझौता क्या है। देखो पॉइंट वाइज हमने आंसर दिया है। पहला पॉइंट में लिखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद औद्योगिक जगत में आर्थिक स्थिरता और पूर्ण रोजगार को बनाए रखना अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य था। कह रहा है कि जैसे प्रथम विश्व युद्ध हुआ, तो उसमें औद्योगिक जगत में उनकी स्थिरता और पूर्ण रोजगार को बनाए रखने के लिए उन्होंने क्या किया, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य चुना, ठीक है। और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने जुलाई में 1944 ईस्वी में अमेरिका में स्थित न्यू हैम्पशर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में सहमति बनी थी। और जो उस समय सहमति बनी थी, उस जो सम्मेलन उन्होंने चलाया था, उसी को हम लोग ब्रेटन वुड्स समझौता कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। देखो दूसरा पॉइंट में लिखोगे यहाँ पे कि सदस्यों देशों के विदेशी लाभ और घाटे से निपटने के लिए
ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना हुई थी। ठीक है, मतलब वहां पे स्थापना की गई। कह रहा है कि सदस्य देश के जो विदेशी लाभ और घाटे के निपटने के लिए जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन था उसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई। और इसके बाद और क्या किया गया इसमें, तीसरा पॉइंट लिखोगे कि युद्ध के पश्चात पुनर्निर्माण के कार्य को पूरा करने के लिए धन का प्रबंध करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का विकास बैंक का गठन किया गया। जैसे युद्ध के पश्चात जो भी यहाँ पे धन खर्च हुए थे युद्ध में, उसको प्रबंध बनाए रखने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का विकास बैंक का गठन किया। और विश्व बैंक और IMF को ब्रेटन वुड्स संस्थान की जुड़वा संतान भी कहा जाता है। ठीक है, और इन दोनों संस्थाओं की निर्णय प्रक्रिया पर पश्चिमी देशों का नियंत्रण रहता है। ठीक है, तो ये तीसरा पॉइंट में आप लोगों को लिखना है। तीसरा पॉइंट की बात, चौथा पॉइंट इसमें लिखोगे। चौथा पॉइंट यहां तक है कि ब्रेटन वुड्स व्यवस्था निश्चित विनिमय दरों पर आधारित होती थी और इस व्यवस्था में जो राष्ट्रीय मुद्राएं थे, जैसे भारतीय मुद्रा हुआ, रुपया हुआ, डॉलर हुआ, ठीक है, बदले में कितने रुपए देने होंगे यह स्थिर रहता है। और डॉलर का मूल्य भी सोने से संबंध था। उस समय तक डॉलर की जो कीमत थी ना, वो 25 ओंस के बराबर निर्धारित की गई थी। मतलब $1 बराबर 25 ओंस था। ठीक है, उस समय। तो यहाँ पे आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ब्रेटन वुड्स समझौता क्या है। ठीक है, और इसका क्या उद्देश्य था, हमने पूरा पॉइंट वाइज इसको बना के लिखा है। और एग्जाम में 2023 बोर्ड एग्जाम में जब ये आएगा तो आप लोग इसको 2 बार 3 बार इसको नोट कर लेना। ठीक है, 1-2 बार रिवाइज कर लेना। कुछ भी दिमाग में चलता रहेगा, ये पॉइंट जो मेन पॉइंट है उसको याद करना, वो ये लिख के अपने से बनाकर लिख देना। ठीक है, इसी तरह याद करोगे तभी सामाजिक विज्ञान याद होगा। अन्यथा सोचोगे कि पूरा का पूरा याद कर लें हूबहू, तो नहीं हो पाएगा, कभी जिंदगी में नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसी तरह याद करते हैं इसको। जितना 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कर लोगे, पढ़ लोगे, तो उसके दिमाग में आपके फिट हो जाएगा सारे प्रश्न। चलो अगला प्रश्न बढ़ते हैं। देख लो अगला प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भारत छोड़ो आंदोलन पर एक संक्षिप्त निबंध लिखे। देखिए 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22 में कि भारत छोड़ो जो आंदोलन हुआ था पूरा का पूरा डिटेल में संक्षिप्त वर्णन करना है। 6 नंबर के लिए प्रश्न आता है। ठीक है, अभी 2022 में भी देखिए पूछा हुआ था। सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, अब पूरा डिटेल में लिखेंगे क्योंकि 6 नंबर के लिए प्रश्न है। लिखेंगे कि क्रिप्स मिशन की असफलता एवं द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभाव ने भारत में व्यापक असंतोष को जन्म दिया। कह रहा कि क्रिप्स जो मिशन था वह क्या हुआ, असफल हुआ। और द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभाव भी भारत में जो व्यापक असंतोष को जन्म दिया। इसके फलस्वरूप क्या हुआ कि गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया। ठीक है, और जिसमें उन्होंने अंग्रेजों के पूरी तरह से भारत छोड़ने पर क्या किया था, जोर दिया था गांधी जी। ठीक है, वर्धा में 14 जुलाई 1942 को अपनी कार्यकारिणी में कांग्रेस कार्य समिति ने ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। उन्होंने जो आंदोलन चलाया था भारत छोड़ो आंदोलन, कि उन्होंने कहा था कि उसमें ये आंदोलन इसलिए चलाया था कि पूर्ण रूप से जो अंग्रेज हैं भारत छोड़ के चले जाएं। और किस डेट को चलाया था, तो 14 जुलाई 1942 को। ठीक है, और वहां पे उन्होंने जो कांग्रेस कार्य समिति ने ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था उस समय, जिसमें सत्ता को भारतीयों को तत्काल हस्तांतरण एवं भारत छोड़ने की मांग की गई थी। ठीक है, 8 अगस्त 1942 को बंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया, जिसमें पूरे देश में व्यापक पैमाने पर एक अहिंसक जन संघर्ष का आह्वान किया गया। और इसी अवसर पर गांधी जी ने प्रसिद्ध करो या मरो का भाषण दिया था। और भारत छोड़ो के इस आह्वान ने देश के अधिकतर हिस्सों में राज्य व्यवस्था को ठप कर दिया और लोग स्वतः ही आंदोलन में कूद पड़े और लोगों ने हड़तालें की और राष्ट्रीय गीतों एवं नारों के साथ प्रदर्शन किया और बहुत सारे जुलूस भी निकाले गए। ठीक है, और यह आंदोलन वास्तव में एक जन आंदोलन था, जिसमें छात्र भी थे, मजदूर भी थे, किसान भी थे, हजारों साधारण लोगों ने हिस्सा लिया था इसमें। इसमें नेताओं की सक्रिय भागीदारी भी देखी गई थी, बहुत सारे नेता भी भाग लिए थे इसमें। जिसमें कौन कौन थे, जयप्रकाश नारायण जी थे, अरुणा आसफ अली एवं राम मनोहर लोहिया, और बहुत सारी महिलाएं जैसे बंगाल की वो मंदाकिनी हारा थी, असम के आपके कनकलता बरुआ, और बहुत सारी उड़ीसा से वो रमा देवी थी। अंग्रेजों द्वारा अत्यधिक बल प्रयोग के बावजूद इसे दबाने में 1 वर्ष से अधिक समय लग गया। मतलब ये आंदोलन इतना तगड़ा चला कि इसको बहुत जोरों से दबाने के कारण भी, मतलब अंग्रेज बहुत सारे
इसका विरोध किए, इसको दबाने के कारण भी तभी भी 1 साल लग गया इसको खत्म करने में। समझ लीजिए इतने जोरों शोरों से चला था आंदोलन। तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन तो हमने पूरा का पूरा थ्योरी अच्छे तरीके से लिख दिया है, और इसे अच्छे तरीके से नोट कर लो। एक बार तो लिखोगे, 1-2 बार पढ़ लोगे तो दिमाग में फिट हो जाएगा। ठीक है कहानी। तो आई होप क्लियर हो गया होगा ये प्रश्न। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलो अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न यह है कि प्रथम विश्व युद्ध के किन्हीं 3 परिणामों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसके 3 परिणाम कौन थे? देखो 2015 में, 17 में, 19 में, 20 में, 22 में प्रश्न पूछा गया है, और 100% 2023 में आएगा। इतना ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम क्या हुए थे। ठीक है, 3 परिणामों को उल्लेख करने के लिए पूछा है। सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम, और लिखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध की घटना ने यूरोप की ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक दिशा को क्या किया? बदल दिया। प्रथम विश्व युद्ध ऐसा उसका परिणाम हुआ कि यूरोप को ही नहीं पूरे संपूर्ण विश्व के ही आर्थिक और राजनीतिक और सामाजिक दिशा को क्या किया? बदल दिया। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि राजनीतिक परिणाम क्या हुआ। ठीक है, तो देखिए राजनीतिक परिणाम में राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर विश्व युद्ध का अनेक तरीकों से प्रभाव पड़ा था। अलग अलग तरीकों से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पे प्रभाव पड़ा, और राजनीतिक परिणामों ने संपूर्ण विश्व की व्यवस्था ही बदल दी। ठीक है, राजनीति जो परिणाम हुआ था पूरे के पूरे विश्व की व्यवस्था को ही बदल दी, और इन परिणामों में जो राजतंत्रीय सरकारों का पतन हुआ, और जनतंत्रीय भावना का विकास, और अधिनायकवाद का उदय, और अमेरिका का भी उदय, और अमेरिका के उत्कर्ष, जापान का उत्कर्ष, ये सभी क्या थे? उसमें शामिल थे राजनीतिक परिणाम में। ठीक है, इसके बाद फिर आप लोगों का हुआ आर्थिक परिणाम। अब देखो आर्थिक परिणाम में क्या हुआ कि आर्थिक परिणाम में कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात विश्व के सभी राष्ट्रों को महान आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ा। ठीक है, सभी राष्ट्रों को अलग अलग क्षति का सामना करना पड़ा, और जिसमें जो था प्रत्यक्ष रूप से लगभग 10 खरब रुपए व्यय हुए। मतलब आर्थिक परिणाम की बात करें अगर प्रथम विश्व युद्ध में, तो टोटल 10 खरब रुपए क्या हुए थे? व्यय हुए थे, खर्च हुए थे। तथा अप्रत्यक्ष रूप से किए गए व्ययों को तो अनुमान लगाना असंभव सा प्रतीत हो रहा था। मतलब ऐसे जो व्यतीत हुए थे पैसा, उसको तो अनुमान लगाना मतलब कि असंभव है। ठीक है, ये तो आप लोगों को बस एक आंकड़ा दिया जा रहा है कि 10 अरब रुपए खर्च हुए थे, लेकिन इसका गणना नहीं कर सकते कि कितना रुपए खर्च हुआ था। ठीक है, फिर नीचे लिखोगे कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद आर्थिक जो क्षति के प्रमुख कारण थे, उत्पादन क्षमता और हास वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हुई, और राष्ट्रीय ऋण भार, और जनता पर विभिन्न करों का भार, बेरोजगारी आदि थे। ठीक है, तो ये अलग अलग तरीकों से ऋण भार और जनता पर विभिन्न करों का भार और बेरोजगारी आदि शामिल थे। ठीक है, तो ये तो आर्थिक परिणाम हुआ। इसके बाद सामाजिक परिणाम पे क्या इफेक्ट पड़ा उसको देखो। सामाजिक परिणाम यह हुआ प्रथम विश्व युद्ध के बाद कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात कई सामाजिक जो परिणाम थे, कई सामाजिक परिणाम भी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सामने आए थे। जैसे जनहानि, महिलाओं के सामाजिक स्तर में सुधार हुआ था, जातीय कटुता की भावना में कमी, श्रमिकों में जागृतिक शिक्षा की प्रगति एवं विकास आदि में। ठीक है, यह सामाजिक परिणाम पे इफेक्ट पड़ा प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है, के परिणाम। तो देखो 3 परिणाम था, एक तो राजनीतिक परिणाम था, और एक आर्थिक परिणाम था, एक सामाजिक परिणाम। अब तीनों हमने अच्छे तरीके से बता दिया। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न यह है कि जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं। देखो ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 15 से ही स्टार्ट है। 15, 17, 19, 20, 22 में प्रश्न आगे भी बहुत पूछा गया है, तो आदमी कितना लिखेगा। ठीक है, जो मेन सन था वो हमने लिख दिया है। ठीक है, 2022 में भी जैव और अजैव आया था, तो सिंपल टॉपिक है ना, समझ जाओगे कि जैव और अजैव संसाधन होते क्या हैं। जैसे जैव संसाधन क्या होता है कि ऐसे संसाधन जिनकी प्राप्ति जैव मंडल से होती है। जैव मंडल मतलब जिसमें जीव हो, ठीक है, तथा जिनमें जीवन व्याप्त होती है। देखो बोल दिया, जिनमें जीवन व्याप्त, जिसमें जीवन जीने की क्षमता हो, जो जीवन जी सके, उन्हें जैव संसाधन कहते हैं। जैसे में पशुधन हुआ, मत्स्य जीवन हुआ, प्राणी जगत हुआ, ये सब आप क्या है? जैव संसाधन है। अब वहीं अजैव संसाधन की बात करेंगे तो देखिए अजैव संसाधन में क्या होगा कि ऐसे समस्त संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से निर्मित होते हैं। ठीक है, जिसमें जान प्राण कुछ है ही, होता ही नहीं है। जैसे अजैव संसाधन का, जैसे धातु अव चट्टान, तो धातु चट्टान इसमें जीव होता है, जान होता है? नहीं होता है। तो ये अजैव संसाधन के अंतर्गत आएंगे। जिसमें जीव होता है, जान होता है, जो जीवन व्याप्त कर सकता है, जो जीवन जी सकता है, वो जैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे पशुधन, हम लोग, प्राणी जगत, मनुष्य हुए।
ठीक है, तो देखो छोटा टॉपिक है और इंपॉर्टेंट 4 नंबर के लिए प्रश्न आता है, बता दे रहा हूँ आप लोगों को, याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अगला प्रश्न बढ़ते हैं। देखो अगला प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है कि देखो भारत छोड़ो आंदोलन के केंद्रीय 3 कारणों का उल्लेख करना है। ठीक है, जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, 3 कारण आपको बताना है कि भारत छोड़ो आंदोलन के 3 कारण कौन थे। ठीक है, तो देखो मैं आपको बता देता हूँ। पहला कारण यह था कि आंदोलन का तत्कालिक कारण जो था वो क्रिप्स मिशन की समाप्ति और मिशन के किसी अंतिम निर्णय पर न पहुंचना था। ठीक है, जो आंदोलन का जो तत्कालीन कारण हुआ क्रिप्स मिशन, जिसे समाप्ति मिशन के नाम से भी जाना जाता है, वो किसी अंतिम निर्णय पर नहीं पहुंचा, तो उसका कोई निष्कर्ष ही नहीं निकला। ठीक है, और दूसरा कारण यह था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का बिना शर्त समर्थन करने की मंशा को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा ठीक ढंग से न समझा जाना। जो द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का जो शर्त था उसका समर्थन नहीं किया गया और मंशा को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा ठीक ढंग से बिना समझे, मतलब उसको समझा ही नहीं गया। ठीक है, ठीक है, तो ये आप लोगों का दूसरा कारण था भारत छोड़ो आंदोलन का। और तीसरा कारण यह था कि ब्रिटिश विरोधी जो भावना था वो पूर्ण स्वतंत्रता की मांग और भारतीय जनमानस में लोकप्रियता की प्राप्त कर ली थी उस समय। ठीक है, तो ये तीन देखिए सिंपल सिंपल टॉपिक है, 3 कारण थे भारत छोड़ो आंदोलन के, और तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 17, 18, 19, 20, 22 में प्रश्न पूछा गया, तो 100% 2023 में पूछा जाएगा। ठीक है, आपको बस इसको लिख के एक दो बार रिवाइज कर लेना है, इसको पढ़ लेना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगले प्रश्न की तारीफ जितना की जाए उतनी कम है, क्योंकि प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, आप लोग भी जानते हो, आपके टीचर भी बताए होंगे कि भूक्षरण रोकने के कोई 3 उपाय सुझाइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है कि भूक्षरण रोकने के कोई 3 उपाय। ठीक है, आइए जानते हैं कि भूक्षरण रोकने के 3 उपाय कौन कौन से हैं। भूक्षरण मतलब होता है मृदा का अपरदन होना, मृदा कट के बह जाना। ठीक है, तो देखो मृदा अपरदन अथवा भूक्षरण को रोकने के लिए निम्न उपाय किए जा सकते हैं। पहला तो वन लगाना है। ठीक है, अब वन लगाना क्यों अनिवार्य है, तो देखो वृक्षों की जड़ें मिट्टी के कणों को आपस में जकड़े रहती हैं, जिससे मिट्टी का कटाव रुक जाता है। अभी वृक्ष आपको लगा होगा, वृक्ष के जो जड़ होते हैं वो मिट्टी को पकड़ के रखते हैं, उससे मिट्टी का बहाव नहीं हो सकता। मिट्टी कितना भी बारिश होगा तो मिट्टी वहां से कट के नहीं जा सकती है, इसलिए वन लगाना वो अच्छा माना जाता है भूक्षरण रोकने के लिए। ठीक है, दूसरा होता है घास लगाना। तो घास भी होता है क्योंकि घास की जड़ें भी मिट्टी कणों को आपस में बंधी रखती हैं, अतः मिट्टी को बहने से रोकती हैं। तो दूसरा तो आपका घास लगाना हो गया। ठीक है, और 3 ही कारण पूछा, लेकिन हालांकि मैं 4 बताऊंगा क्योंकि 4 नंबर के लिए एग्जाम में आएंगे इस बार। और सीढ़ी नुमा खेत बनाना। देखिए सीढ़ी नुमा खेत बनाने का मतलब ये होता है कि पहाड़ी ढलानों पर जैसे सीढ़ीदार खेत बनाकर भूमि के कटाव को रोका जाता है, और ऐसे खेतों के चारों ओर से मेड़बंदी की जाती है, चारों से मेड़बंदी करके, और सीढ़ी नुमा यहाँ पे हम लोग यहाँ बनाते हैं वहां पे खेती करने के लिए, क्योंकि पानी एक स्तर से दूसरे नीचे पे जाता है, दूसरे से तीसरे पे आता है। पानी एक फ्लो में नहीं आता है कि मिट्टी का क्षरण हो सके, और मिट्टी बच भी जाती है उस तरह। और चौथा होता है सम्मुच्च जुताई। सम्मुच्च जुताई क्या होता है कि ढाल वाली भूमि पर सम्मुच्च रेखाओं के समांतर हल चलाने से जो ढाल के साथ साथ जल का बहाव होता है उसकी गति क्या होती है, घटती रहती है, जिसमें भूमि का कटाव में क्या हो जाती है, कमी आ जाती है, और मिट्टी बहता भी नहीं है। तो देखो 4 कारण हमने बता दिया आप लोगों को भूक्षरण रोकने का। एक तो वन लगा दीजिए, घास लगा दीजिए, तीसरा सीढ़ीनुमा खेत बना दीजिए, ठीक है, और सम्मुच्च जुताई कर दीजिए। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलो इसे नोट कर लो, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देख लो अगला प्रश्न है जो है 6 नंबर के लिए प्रश्न एग्जाम में आता है। यह प्रश्न 6 नंबर के लिए पूछा जाता है कि जल दुर्लभता क्या है, इसके 3 प्रमुख कारण बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है जल दुर्लभता। देखो जल दुर्लभता होता है क्या है, पहले आप हेडिंग बनाओगे जल दुर्लभता और इसके मुख्य कारण, और लिखोगे कि जल के विशाल या नवीकरणीय गुणों के होते हुए भी यदि जल की कमी का अनुभव किया जाए तो उसे जल दुर्लभता कहते हैं। जल दुर्लभता का मतलब देखिए, जैसे ये हम लोगों का भारत है, भारत में जल है कि नहीं है, लेकिन जनसंख्या इतनी ज्यादा हो जाएगी कि जल होने के बावजूद भी जल की कमी का अभाव प्रकट होगा, उसे ही जल दुर्लभता कहते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा विभिन्न क्षेत्रों में जल की कमी के लिए निम्न कारण उत्तरदायी हो सकते हैं। कौन कौन कारण हैं जल दुर्लभता के, उसको देखेंगे। ठीक है, पहला तो औद्योगिकरण। सबको मालूम है कि भारत में स्वतंत्रता मिलने के बाद की बात अगर हम करें तो बड़े पैमाने पर हुए औद्योगिकरण के कारण अलवणीय जल संसाधनों पर दबाव बढ़ गया। जैसे ही भारत हम देश आजाद हुआ तो औद्योगिक का विकास बहुत तेजी से हुआ, और सबको मालूम है कि वहां पे संसाधनों पर दबाव बढ़ गया, और उद्योगों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति जल विद्युत से की जाती है। सबको मालूम है कि जो बड़े बड़े उद्योग चलाए जाते हैं वहां पे जल विद्युत ऊर्जा से जनरेट किया जाता है, उसको फंक्शन किया जाता है, काम किया जाता है वहां पे, तो जल की वहां पे कमी तो होगी होगी, इसलिए भी जल की कमी का सामना करना पड़ता है औद्योगिकरण। ठीक है, और औद्योगिकरण भी आप लोगों का जल दुर्लभता का मेन कारण है, क्योंकि बहुत टेक्नोलॉजी आगे चल रही है, औद्योगिकरण बढ़ता जा रहा है, और उसका कहाँ से प्राप्ति हो रहा है, तो जल विद्युत से उसकी पूर्ति की जा रही है, उसकी ऊर्जा का जल वहां पे
असीमित मात्रा से वहां पे खर्च की जा रही है, तो वहां पे देखने को आपको जल दुर्लभता मिलेगा ही मिलेगा। दूसरी है बढ़ती जनसंख्या। देखिए बढ़ती जनसंख्या भी जल दुर्लभता का कारण है, क्योंकि तेजी से बढ़ती जनसंख्या जो है, वो तेजी से बढ़ती जनसंख्या के लिए जो पेयजल की आपूर्ति के साथ साथ अनुत्पादन हेतु भी जल की आवश्यकता होती है। देखिए जितना जनसंख्या आपका बढ़ेगा, आप फसल उतना उगाओगे, जितना फसल उगाओगे पानी की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी, तो वहां पे भी जल दुर्लभता देखने को आपको मिलेगा। अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए देखिए जल संसाधनों का अधिक शोषण करके सिंचित क्षेत्र को बढ़ा दिया जाता है, किंतु इससे जल संसाधनों पर दबाव बढ़ता है। वही चीज में कहा हूं ना कि वहां पे संसाधन, भाई जनसंख्या बढ़ेगी तो उसके उत्पादन के लिए आपको जल संसाधन की आवश्यकता होगी फसल को सिंचित करने के लिए, और वहां पे अधिक जल हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने फसल को यूज करने के लिए, तो वहां पे भी जल दुर्लभता देखने को आपको मिलता है। तीसरा होता है जल का असमान वितरण। देखिए जल का असमान वितरण का मतलब ये होता है कि देश के अनेक भागों में सूखे की स्थिति रहती है। इन क्षेत्रों में वर्षा कम होने से जल दुर्लभता की स्थिति दिखाई पड़ती है। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र आप देखोगे जहां वर्षा होती नहीं है, और जहां वर्षा होती नहीं है तो वहां पे नीचे से खोद कर पानी को निकाला जाता है, वहां की आवश्यकताओं को पूर्ति की जाती है, तो पानी भी भू स्तर का नीचे जाता है और वहां पे भी जल दुर्लभता को देखने को आपको कारण मिलता है। तो देखिए यहाँ पे 3 कारण हमने बता दिया जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, और ये प्रश्न ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई होप आपको ये प्रश्न क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलो देखो अगला प्रश्न क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आईएमपी लगा लेना, इस पे स्टार बना लेना, इस प्रश्न की 1 2 3 बार प्रैक्टिस करके ही जाना। देखो 14 15 17 19 20 22 में प्रश्न पूछा गया। प्रश्न क्या, पहले ये देख लो कि भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार एग्जाम में आता है। इस बार तो 2022 में भी पूछा था कि भारतीय कृषि की 3 विशेषता। सबसे पहले आप उत्तर में लिखोगे भारतीय कृषि की 3 विशेषताएं इस प्रकार हैं। 3 ही विशेषता आपको बताना है। देखिए पहला विशेषता यह है कि उर्वरकों और रासायनिक खाद का प्रयोग न करने के कारण भूमि की उत्पादकता कम तथा फसल उत्पादन भी कम होता है। सबको मालूम है कि अगर उर्वरक और रासायनिक खाद का प्रयोग अगर आप नहीं करते हो तो भूमि की उत्पादकता में कमी 100% होगी और फसल उत्पादन भी आप लोगों का कम होगा, क्योंकि मिट्टी में उस प्रकार की मिट्टी अब पहले जैसे नहीं रह गई है। ठीक है, कि आपका फसल अच्छे से हो पाए, उसके लिए आप लोगों को रासायनिक खाद का प्रयोग करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो पहला कारण हो गया। दूसरा कारण यह है कि भारतीय कृषि प्राय मानसूनी वर्षा, मृदा की प्राकृतिक उर्वरता और अन्य पर्यावरणीय तत्वों पर निर्भर करती है। सबको मालूम है कि आजकल की जो फसल है वो हमेशा जो जो भी कृषि है, ठीक है, वो मानसूनी वर्षा और मृदा के प्राकृतिक उर्वरता पे ही निर्भर करती है। टाइम से अगर बरसात होती है, हर एक सिचुएशन की फसल अलग कैटेगरी से होती है। ठीक है, आपका गेहूं का फसल अलग मानसून में होता है, ठीक है, धान का अलग मानसून में होता है, तो उसकी उर्वरता और अन्य पर्यावरणीय क्षेत्रों पर भी निर्भर करता है। चलिए देखिए तीसरा क्या है यहाँ पे, तीसरा यह है कि भारत के लोगों का जीवन स्तर निम्न होने के कारण ये लोग आधुनिक कृषि नहीं कर सकते हैं। इनकी कृषि उपकरण भी पुराने प्रकृति के हैं। ये लोग धन कमाने के लिए कृषि नहीं करते हैं, बल्कि अपने और परिवार के उदर पूर्ति के लिए करते हैं। देखिए पहले जैसा जीवन नहीं रह गया। पहले लोग ये थे कि फसल पे फोकस करते थे, ठीक है, अपने जीवन को चलाने के लिए, अपने उत्पादकता को बढ़ाने के लिए करते थे। लेकिन आज का ये चीज है कि लोग अपना जीवन बस मतलब सोच रहे हैं कि कुछ उतना फसल हो पाए जितना मैं खा सकूं, ठीक है, और उस प्रकार कृषि नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए वहां पे ये चीज बोला जा रहा है कि भारत के लोगों का जीवन स्तर निम्न होने के कारण, मतलब बहुत कम होने के कारण आधुनिक कृषि नहीं कर सकते हैं वो लोग। कृषि उपकरण भी पुरानी प्रकृति की ही है उन लोगों की, और ये लोग धन कमाने के लिए कृषि नहीं करते हैं, बल्कि अपने परिवार की उदर पूर्ति के लिए करते हैं। तो ये भारत कृषि के कारण थे। ठीक है, 3 विशेषता हमने आप लोगों को बताया जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस टॉपिक पे स्टार आपको बनाना ही पड़ेगा क्योंकि टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में ओरिएंटेड प्रश्न बनेगा यहाँ से। और चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न क्या है कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। 15 17 19 20 22 में प्रश्न पूछा गया, देख पा रहे हैं, बहुत लाजवाब प्रश्न। 4 नंबर के लिए प्रश्न आता है। ठीक है, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं, उदाहरण से ही समझाना है। देखिए देखिए पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे हैं, ठीक है, जो लंबे समय से प्रयोग में है और ये प्रकृति में तय तथा सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं। ये गैर नवीकरणीय होते हैं और ये मुख्य रूप से औद्योगिक तथा व्यावसायिक उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। जैसे में आप देखो पारंपरिक ऊर्जा होता है क्या, जैसे जीवाश्म ईंधन हुआ, उसमें शक्ति ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सीमित मात्रा में होते हैं। ठीक है, प्रकृति में ये तय होते हैं और सीमित मात्रा में ही उपलब्ध पाए जाते हैं। ठीक है, और इनको हम औद्योगिक तथा व्यावसायिक उद्देश्यों में इसके पूर्ति करते हैं। ठीक है, परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है
भारत में खनिज तेल के दो क्षेत्र हैं, एक मुंबई हाई और एक कलोल। देखिए कभी कभी प्रश्न में पूछ लेता है कि भारत में खनिज तेल के दो क्षेत्र बताओ, तो एक मुंबई हाई बता दीजिएगा, कलोल बता दीजिएगा। तो देखिए ऊर्जा के परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं, हमने बताया, उदाहरण भी आप लोगों को बता दिया। ठीक है, तो यही आपके ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। और यह प्रश्न आपको मैं बताऊं, यहाँ से स्टार्ट है, इस प्रश्न को नोट कर लेना, प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा, मतलब ये चीज याद रखना। ठीक है, नोट्स बनाते चलो। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो अगला प्रश्न भी 4 नंबर के लिए ही ये प्रश्न आता है। देखिए प्रश्न 4 नंबर के लिए पूछा जाता है, क्या है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित होती है, उदाहरणों सहित इस कथन की पुष्टि कीजिए। देखिए 16, 17, 20, 22 में प्रश्न पूछा गया है, लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात कर रहा है, राजनीतिक समानता पर आधारित होती है, उदाहरण सहित बताइए। तो देखिए लोकतांत्रिक जो व्यवस्था में जब देश में आर्थिक विकास तेज होता है, तो ऐसी स्थिति में जो राजनीतिक समानता तो कायम रहती है, लेकिन आर्थिक समानता कायम नहीं हो पाती है। ऐसी स्थिति में सरकार आय वालों से कर के रूप में रकम वसूली करता है, तथा गरीब और मध्यम वर्ग के जो लोग होते हैं कई कल्याणकारी कार्य करते हैं, जैसे सरकारी अस्पताल हुआ, सरकारी स्कूल। ठीक है, यहाँ तक कहने का मतलब ये चीज है, लोकतांत्रिक व्यवस्था जो होता है यहाँ पे कह रहा है कि जब आर्थिक विकास तेज होता है, तो राजनीतिक जो समानता में कायम तो बनी रहती है, परंतु आर्थिक समानता कायम नहीं रह पाता। इस स्थिति में सरकार करता है क्या है कि जो लोग बड़े लोग होते हैं, ठीक है, उनसे कर वसूली करने लगता है, जो गरीब मध्यम वर्ग के लोग होते हैं उनको कल्याणकारी हेतु कार्य वहां पे सौंप देता है। ठीक है, जैसे सरकारी स्कूल हुआ, सरकारी आपके अस्पताल हुए, उस कैटेगरी का। ठीक है, तो क्लियर हो गया ना आप लोगों को। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, आगे भी मिलेंगे हम लोग, बहुत सारे प्रश्न अभी लोगों को कंप्लीट करना है। यहाँ तक प्रश्न आप लोगों को कंप्लीट होना चाहिए, अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और एक अच्छी शुरुआत करो, अच्छी तैयारी करो कि इस बार 95% आप लोगों का 100% एग्जाम में आए और बेहतर अंक से पास हो पाओ आप लोग। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।